अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अपने प्यारों के साथ ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रहे होंगे। कहीं कुर्बानी हो गई होगी, कहीं कुर्बानी की तैयारी हो रही होगी। कहीं ये सोच लिया गया होगा कि इस गोश्त के कबाब बनाने हैं, कोफ्ते बनाने हैं, नमकीन गोश्त खाना है, तो ख़वातीन की ज़िम्मेदारी किचन में। लेकिन ख़वातीन की ज़िम्मेदारी तो होती है किचन में, लेकिन घर की जो ख़वातीन होती है ख़ास तौर पर उनको ये जानना कितना ज़रूरी है कि गर्मी है, गर्मी में कितना गोश्त खाना चाहिए। और अगर आप गोश्त खा रहे हैं उसमें मसाले कितने होने चाहिए, क्योंकि गर्मी में आपने देखा होगा कि जब ईद आती बड़ी तो हमारे यहाँ डायरिया के मरीज जो हैं हॉस्पिटल्स पहुँचे होते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि अपने मैदे से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद न्यूट्रिशन अब्दुल्ला सरफराज साहब, उनसे जानते हैं कि आप ज़ाहिरा लोगों को बता दें रोज़ाना कितना खाना है। सर, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। सर ये बताइएगा कि ईद वाले दिन लोग गोश्त जो है समझते हैं कि बस आखिरी ईद है और आखिरी कुर्बानी में गोश्त खाते, तो कितनी तादाद में किस तरह का गोश्त खाना चाहिए? इसमें एक बात तो ये है कि बहसीत कौम थोड़ा सा जल्दबाज है और हमारी कोशिश ये होती है कि पहले दिन ही सारा गोश्त खा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा तरतीब के साथ लेके चलना चाहिए। और तरतीब इसमें ये होनी चाहिए कि हमारे यहाँ 2 तरह के गोश्त जो है वो ईद अवेलेबल होते हैं, तो मटन या बीफ। अगर आप मटन खा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आपको मैनेज करनी है थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में मैक्सिमम आप 1 पाव के करीब खा सकते हैं, यानी कि 250 ग्राम। और अगर आप बीफ खा रहे हैं और बीफ खाना चाहते हैं और आपको कोई हेल्थ कंडीशन ऐसा नहीं है, किसी को यूरिक एसिड नहीं है या किसी को हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो वो सेफली अराउंड 100 to 200 ग्राम के दरमियान, यानी कि आधा पाव से लेके 1 पाव के दरमियान वो भी बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि 1 पाव मटन खा लें और 1 पाव बीफ भी खा लें, तो वो फिर ज़रूरत से ज़ायद हो जाएगा। मटन खा लिया, शाम को बीफ खा लिया, फिर भी मसला है। नहीं, वो खा सकते हैं अनलेस कि आप उसका पोर्शन कंट्रोल कर लें। फिर वो पोर्शन यही बनेगा कि आप 100 ग्राम जो है वो ईच टाइम मील में गोश्त का इस्तेमाल करें। 100 ग्राम से ज़्यादा ना करें। मतलब 2 मील्स हैं आपके, तो आप 200 ग्राम टोटल जो है वो मटन और बीफ का मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि एक करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो जब टेबल सजती है ईद पर तो कोफ्ते भी होते हैं, कबाब भी होते हैं, वो सारी चीज़ें गोश्त की बनी। तो हम कहते हैं हमने तो सिर्फ इतना सा खाया, तो इतना सा कितना नुकसान देता है? हाँ, एक चीज़ ये है कि जो बुफे सिस्टम होता है ख़ास तौर पे, जहाँ पे मल्टीपल डिशेज़ होती हैं, तो ह्यूमन साइकी ये है कि इंसान हर चीज़ को ट्राई करना चाहता है और उस ट्राई करने के नतीजे में ज़ाहिर बात है कि पोर्शन जो है वो एक्सीड होने का ख़तरा होता है। तो एक तो ये है कि पोर्शन जितना कम रख सकें रखें, और दूसरा ये कि उसको रखने का तरीका ये है कि आप सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल ना करें बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल साथ जो है वो ज़रूरी है। ख़ास तौर पे कच्ची सब्जियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को कच्ची सब्जियाँ सूट नहीं करती, तो वो पका के कर सकते हैं, मिसाल तौर पे स्टीम करके, सौटे करके, तो वो टेस्ट भी इन्हांस करती हैं आपके गोश्त का। सलाद पर दही का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की शुरू में कि लोगों को डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है इस ईद में, गर्मियों में, तो उसके लिए दही का इस्तेमाल और सलाद का इस्तेमाल तो ज़रूरी है। अभी जिस तरह हमने पेशेंट्स को अपने यही गाइड किया है कि आप रोटी छोड़ सकते हैं लेकिन सलाद नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ईद के अंदर। तो अगर आपने गोश्त खाना है तो आपके साथ लाज़िम मलज़ूम है कि आपने सलाद लाजमी खाना है। जितना क्वांटिटी में गोश्त खा रहे हैं उतनी क्वांटिटी में सलाद खाना है। अगर 100 ग्राम गोश्त करें तो 100 ग्राम सलाद लाजमी उसका इंटेक करना है। और इसी तरह योगर्ट का इस्तेमाल दिन भर में लस्सी की सूरत में भी किया जा सकता है, क्योंकि गर्मियां हैं, डिहाइड्रेशन वाला मामला जो होता है, उस सूरत में भी आप नमकीन लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठी लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कंजबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेडिशनली 2 तरह की लस्सियाँ, एक वो कच्ची लस्सी और एक छाछ की लस्सियाँ, वो इस्तेमाल होती है। तो ये लस्सियाँ जो है वो ट्रेडिशनल जो है वो इसीलिए कि उनको इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये बताइए, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं ईद पर कि हमें लगता है गोश्त खाएंगे तो वो एकदम से हज़म हो जाएगा, तो ये कितना नुकसानदेह होता अच्छा, है? इसमें मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि अगर आपको लगे कि बदहज़मी हो रही है और आपको हज़म नहीं हो रहा, तो आप ब्लैक सॉल्ट, जो काला नमक होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में डाल के 1 चुटकी के बराबर। तो उससे आपका हाजमा जो बेहतर हो जाएगा। जो आप वो सोडा ड्रिंक्स के अंदर तलाश कर होते हैं वो ब्लैक सॉल्ट ही होता है बेसिकली, जिससे हाजमा बेहतर होता है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हैं वो नुकसानदेह, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, नान और रोटी पर आते हैं। नान ज़्यादा नुकसान देता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि घरों में मेहमान ज़्यादा आते हैं, रोटी किचन में कम ही बनाए तो जी नान जी। मंगवा लें। तो नान का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो रोटी की निस्बत ज़्यादा नुकसान देता है। हाँ जी, उसमें 2 बातें हैं। एक तो वो प्रोसेस्ड है, मैदे से बना हुआ है, तो वो रोटी के मुकाबले में उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कम है। नुकसान जो है वो ज़्यादा है, फ़वाइद कम है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि वो बाहर से आ रहा होता है, तो जो भी चीज़ बाहर से आ रही है आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर श्योर नहीं हो सकते कि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। क्योंकि उसको जो हैंडल करने वाले लोग हैं, क्या पता उन्होंने अपने हाथ से इसे धोए हैं, अपनी फूड सेफ्टी का ख़्याल रखा है या नहीं रखा। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से फिर मसले जो हैं वो ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, कम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो कोशिश करें जितना सादा खा सकते हैं और जितना आप घर पे बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है।
सर ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी होते हैं, शुगर के मरीज़ भी होते हैं, हार्ट पेशेंट्स भी होते हैं, उनका भी दिल करता है कि ईद मनाने को, तो उनको किस क्वांटिटी में गोश्त अगर खाना चाहिए तो किस तरह का खाना चाहिए? नमकीन, मसालेदार, कैसा खाना चाहिए? अच्छा, ऐसा कोई भी पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने मना किया हुआ है गोश्त के हवाले से या ज़्यादा गोश्त के हवाले से, तो उसमें ये एक तो पहले तो ये है कि अपने डॉक्टर से इजाज़त लें, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है। और दूसरा ये है कि अगर जनरली बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि फिर ऐसे पेशेंट्स में जो छोटा गोश्त है वो ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू बड़े गोश्त के बीफ के मुकाबले में। और लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसकी जो सेफेस्ट क्वांटिटी है वो फिर आधा पाव बनती है 125 ग्राम, इससे ऊपर वो फिर एक्सीड ना करें। तो इनकी खा सकते हैं लेकिन खा सकते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो डायरिया के मरीज़ जैसे मैंने कहा बढ़ जाते हैं, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया भी कि वो गोश्त की तादाद के साथ, तो हमारे यहाँ एक ये होता है कि नमकीन गोश्त लोग कहते हैं ज़रा कम नुकसान देता है और मसालेदार ज़रा ज़्यादा नुकसान देता है, तो कि वाकई है कि नमकीन गोश्त खा लें तो ज़्यादा वो बेहतर रहता है? जी देखिए, मसाले जो है ना वो थोड़ा चीज़ों को आपके जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें बोझ बढ़ा देते हैं। आप यूँ समझ लें कि आपका जिगर है उसने उसको प्रोसेस करना है, आप जो भी कुछ खा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो आप मटन या बीफ खाते हैं, तो इसमें 2 चीज़ होती हैं, या एक तो प्रोटीन्स होते हैं और एक फैट्स होते हैं, और इनको प्रोसेस करने के लिए जिगर को काम करना पड़ता है। और जिगर ही में आपकी जो स्पाइसेस हैं वो भी एब्ज़ॉर्ब होती हैं और वहाँ से ही वो प्रोसेस होती हैं। तो एक ही ऑर्गन के ऊपर आप मल्टीपल चीज़ें जब डाल देते हैं तो उसका जो बोझ है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फिर मसाइल का शिकार होते हैं लोग। किसी को बीपी के सिम्टम्स होने लग जाते हैं, किसी को बदहज़मी के सिम्टम्स होते हैं, किसी को भारीपन महसूस होता है तबीयत में। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जितना लाइट रख सकें गोश्त को। अब लाइट रखने में उसकी कुकिंग प्रोसेसेस भी शामिल है ना। जब वो सर ईद पे जो गोश्त होता है उसकी वो ज़्यादातर वो भी उसमें क्या कहते हैं, जो घी जिसमें ज़्यादा होता है जिस हिस्से में, वो हम निकालते हैं ईद के गोश्त में, ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल होता है, तो पुलाव शलाव में बड़ी हड्डियाँ शड्डियाँ डालते हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है नुकसान का बाइस बनती है। अच्छा, इसमें मैं प्रोसेसिंग के हवाले से बता दूं कि प्रोसेस करने में कौन कौन से प्रोसेसेस सेफ़ हैं। अगर आप गोश्त को बेक करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो दैट इज़ द सेफेस्ट, या ग्रिल करते हैं, दे आर द सेफेस्ट ऑप्शंस। लेकिन अगर आप गोश्त को सालन की फॉर्म में बनाते हैं, ऑब्वियसली आपने फिर उसमें मसाले भी डालने हैं, आपने बाकी सारी चीज़ें भी डालनी है, तो उस सूरत में जो है वो बोझलपन महसूस हो सकता है तबीयत के अंदर। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करते हैं इसको बेक करने के लिए, तो वो भी सही नहीं है। थोड़ी हीट पे थोड़े लंबे टाइम के लिए अगर हीट करेंगे तो दे आर द सेफेस्ट ऑप्शन, जिसमें बेकिंग आ जाता है, ग्रिलिंग आ जाता है, या बारबेक्यू आप करते हैं, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा सेफेस्ट हैं। और इसमें यह है कि आप मसालों का इस्तेमाल भी लिमिटेड करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सर आखिरी सवाल, हमारे यहाँ ज़ाहिर है गोश्त जब ज़्यादा हो जाता है तो फ्रिज भरने के घर आ जाए, तो वो कितने अरसे तक उस गोश्त को खाना चाहिए? कितने अरसे के बाद उस गोश्त की फ़ायदियत कम हो जाती है और आपको वो फ़ायदे की बजाय नुकसान दे रहा होता है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता? अच्छा, इसमें ये बात हम बहुत कोई फॉर श्योर उससे नहीं कह सकते कि कितने टाइम के बाद, लेकिन जितना टाइम गुजरता जाता है ये बात बिल्कुल रिसर्च बैक्ड है कि उसकी अफादियत कम होती जाती है। जितना आप फ्रोज़न मीट का इस्तेमाल करेंगे उसकी वो अफादियत नहीं मिलेगी जो आपको फ्रेश मीट की मिल रही है। तो पहला हफ्ता जो है ना ईद का, हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो गोश्त है वो खाएँ, बिल्कुल एंजॉय करें, लेकिन उसके बाद जो है फिर मुतदिल अपने अंदाज में खाने पीने को लेके आएँ और उसके अंदर सब्जियों और दालों को भी शामिल करें। और ऑब्वियसली फिर ये है कि अगर आप गोश्त नहीं खाएंगे तो आप फ्रीज़र के अंदर उसको भरेंगे, उसको ठूसेंगे। उससे बेहतर ये है कि आप उन लोगों तक पहुंचाएं कि जो इसके हकदार हैं, जिन लोगों को पूरा पूरा साल जो है वो खाने को गोश्त नहीं मिलता। और मेरा ख्याल है कि यही इस कुर्बानी वाली जो ईद है इसकी रूह भी यही है कि उन लोगों के साथ हम इस गोश्त को जो है वो शेयर करें। थैंक यू जी। बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी कि कितना गोश्त खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। यकीनन ऐसा ही होता है कि जब हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, हमें लगता है कि शायद आखिरी और पहली ईद है, इस गोश्त को हम जितना खा सकते हैं खाएं, जितना फ्रिज में रख सकते हैं। हालांकि पूरा साल हम गोश्त खाते हैं, लेकिन असल कुर्बानी का मकसद ये होता है कि उसके 3 हिस्से किए जाएँ, एक अपना, एक रिश्तेदारों का और एक उन लोगों का जो कभी भी पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते। और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप अपने में से भी दे सकते हैं गोश्त, लेकिन हमारे अपने से देने का रवाज नहीं, लेकिन जो हिस्सा है उनका वो भी हम फ्रीज़र कर लेते हैं। तो बहरहाल गोश्त खाइए, लेकिन उतना ही खाइए जितना हज़म कर सकते हैं। एहतियात कीजिए क्योंकि गर्मी भी है और शदीद गर्मियाँ महकमे मौसमियात ने कहीं बारिश की पेशगोई तो की है। अगर बादल कहीं बरस पड़े तो आपकी ईद का मज़ा दुबाला हो सकता है। कोई टिक्के शिक्के आप खा सकते हैं, लेकिन फिर भी उतने नहीं जितने आप कहते हैं कि हम बस खा लें, और फिर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ऊपर से करते हैं और फिर हमारे यहाँ अस्पताल भर जाते हैं। तो अपने प्यारों के साथ ईद इंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले रखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।